Good morning everyone. Welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start the remaining part of the chapter, that is metal and non-metal. लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया था. हमने मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस किया था, जो क्या थी फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्या थी कि वो कैसा था, लश्चरस था, हार्ड था और मेलेबल था, डक्टाइल था, ये सब, और सोनोरस एंड कंडक्टर ऑफ हीट था. और नॉन मेटल की क्या थी? नॉन मेटल थी जस्ट अपोजिट, इसके अपोजिट, मतलब वो लस्ट्रस नहीं होता, हार्ड नहीं होता, मेलेबल नहीं होता, डक्टाइल नहीं होता, सोनोरस नहीं होता, कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता. हमने मेटल के एग्जाम्पल देखे थे. मेटल में कौन कौन आता है? आयरन आता है, मतलब लोहा आता है. उसको हम किससे शो करते हैं? Fe से, यानी कि फेरस से. ठीक है. और क्या आता है इसमें? हमने देखा था गोल्ड आता है. गोल्ड को हम किससे शो करते हैं? Au से. ये सिंबल है, पीरियोडिक टेबल में यूज होते हैं, ये सिंबल्स है. यानी कि गोल्ड को हम Au से रिप्रेजेंट करते हैं, आयरन को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं और सिल्वर को हम Ag से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. ये सब किसके एग्जाम्पल थे? मेटल के. नॉन मेटल की अगर हम बात करें तो नॉन मेटल में कौन आते हैं? नॉन मेटल में आता है प्लास्टिक, सल्फर, या सल्फर को हम S से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ये सब जितने भी केमिकल्स है वो सब किस में आते हैं? नॉन मेटल में. प्लास्टिक, वुड और ये सब भी क्या है? नॉन मेटल्स है हमारे. ठीक है. और हमने ये भी देखा था कि जो मरकरी है जो कि क्या है? एक मेटल है. वो रूम टेम्परेचर पे कैसी होती है? लिक्विड होती है. मैंने बोला मेटल कैसा होता है? हार्ड होता है. बट ये एक क्या था हमारा? एक्सेप्शनल केस था. कौन सा एक्सेप्शनल केस था? मरकरी, जो कि हमारी रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? लिक्विड होती है. ये सब हमने कल डिस्कस कर लिया था. अब हम इसकी क्या थी? फिजिकल प्रॉपर्टी थी. अब हम डिस्कस करेंगे मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हमें पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल. ओके. तो देखो मैंने हेडिंग डाल रखी है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, क्योंकि हम फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ चुके. ठीक है. तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल में सबसे पहली प्रॉपर्टी हमें जो देखनी है वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन. कौन सी है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन. ऑक्सीजन यानी कि एयर. ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे एयर में प्रेजेंट होती है. और एयर में ऑक्सीजन होती है ना. एयर में क्या प्रेजेंट होती है? O2 प्रेजेंट होती है. O2 को किससे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन बोलते हैं. मतलब ऑक्सीजन का रिप्रेजेंटेशन किससे करते हैं हम? O2 से करते हैं. ये बात आपको पता चल गई. अब देखो हमें रिएक्शन विद ऑक्सीजन देखनी है. मतलब कौन से क्या मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और अगर रिएक्ट करते हैं तो उनका नेचर कैसा है. मतलब कोई भी मेटल, ये लिख लेना आप. इसको लिखने से पहले आप ये लाइन लिख लेना. मेटल, हम अभी मेटल की बात कर रहे हैं. मेटल प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे? मेटल ऑक्साइड. ऑक्साइड का मतलब यहाँ ऑक्सीजन ऐड हो गया. ठीक है. और अगर हम नॉन मेटल की बात करें, प्लस ऑक्सीजन ऐड करें तो उसमें नॉन मेटल ऑक्साइड, इस तरह से होगा. ठीक है. अब हमें देखना है क्या ये मेटल ऑक्साइड कौन सा नेचर शो करेगा? एसिडिक नेचर शो करेगा या फिर बेसिक नेचर शो करेगा? अगर हम उसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड को अगर हम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद ये कौन सा नेचर शो करेगा? एसिडिक शो करेगा
या फिर बेसिक शो करेगा। वैसे ही हम अगर नॉन मेटल ऑक्साइड ले रहे हैं तो क्या वो एसिडिक नेचर शो करेगा या फिर बेसिक नेचर शो करेगा, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो एसिडिक और बेसिक क्या होते हैं, सबसे पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एसिडिक नेचर वो होता है, एक हमारा आता है लिटमस पेपर। क्यों, कौन सा पेपर होता है, लिटमस पेपर, जो कि दो तरह का आता है। एक होता है रेड कलर का, एक होता है ब्लू कलर का। ये आपको नोट करना है अपनी कॉपी में। इसको लिखने से पहले इसके ऊपर ये चीज़ लिखोगे आप। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ। अब हमारा जो लिटमस पेपर है वो दो तरह का होता है, एक तो रेड कलर का और एक ब्लू कलर का। अगर कोई भी सब्सटेंस या एलिमेंट, कोई भी मॉलिक्यूल अगर एसिड है तो हम क्या करेंगे, मान लो आपने एक एसिड लिया, ठीक है, उसके अंदर उसको वाटर में डिज़ोल्व कर रखा है उस एसिड को, उसके अंदर उसको लिटमस पेपर को ढाला, इस तरह का दिखता है। अगर रेड कलर का लिटमस पेपर होगा ना, वो इस तरह का दिखेगा, मतलब पूरा रेड कलर होगा, उसके ऊपर रेड पिंकिश सा कलर होगा। ठीक है, और ब्लू कलर का लिटमस होगा, इस ब्लैक को आप ब्लू कलर मान लो। ब्लू कलर का लिटमस पेपर इस तरह से होता है, बिल्कुल पतली सी स्ट्रिप होती है। ठीक है, स्ट्रिप की तरह दिखता है वो। अब अगर आप इस लिटमस पेपर को एसिड के अंदर डिप करोगे तो रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर को ये किस में कन्वर्ट कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब उसका लिटमस पेपर का जो ब्लू कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात समझ में आई। और अब आप ये सोचो, अगर हम रेड कलर के लिटमस पेपर को एसिड में डालेंगे तो क्या कोई इफेक्ट आएगा इसके कलर में? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ब्लू को रेड में करता है, ना कि रेड को ब्लू में करता है। बात समझ में आई? क्या होता है एसिड का काम? ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है और रेड लिटमस पेपर पे कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, ये क्या। अगर हम बेस की बात करें, अब मैंने ले लिया एक बीकर में बेस। अब बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है, ब्लू में चेंज कर देता है। अगर मैं इसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर डालूंगी तो क्या इस पे कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इसका काम क्या है, रेड को ब्लू करना। और जब वो ऑलरेडी ब्लू है तो ब्लू अगर हो भी गया तो हमें दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, है ना। तो यही बात है कि ये ब्लू लिटमस पेपर को किस में करता है, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, और बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है। याद करने का तरीका देखो, बेस किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से, और ये रेड और बेस जो है ये कौन सा कलर देता है, ब्लू कलर देता है, तो ये भी ब्लू से स्टार्ट है। ठीक है, यानी कि बेस है वो ब्लू कलर देता है, जो कि किससे मिलेगा, रेड लिटमस पेपर से मिलेगा। और इसका उल्टा आपको याद रखना है, एसिड जो होता है वो रेड कलर देता है और जो कि किससे मिलेगा, ब्लू लिटमस पेपर से मिलेगा। ठीक है, ये जो लिटमस पेपर होता है ये बताता है हमें कि कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। हमने एक बीकर में कोई दो केमिकल ले लिया हमने, अब हमें पता नहीं है कि ये केमिकल कौन सा है और ये वाला केमिकल कौन सा है, तो हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, इस लिटमस पेपर से। हम एक लिटमस पेपर लेकर आएंगे, एक रेड कलर का लेकर आएंगे, एक ब्लू कलर का लेकर आएंगे। मान लो वो एसिड है, एक जो बीकर है वो एसिड का है, तो मैं उसके अंदर लिटमस पेपर डाल रही हूँ रेड कलर का, तो मेरे पास कोई इफेक्ट नहीं आया। अब मैं डाल रही हूँ ब्लू कलर का लिटमस पेपर, तो मैंने देखा वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर वो किस में कन्वर्ट हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब मेरे को पता चल गया ये केमिकल कौन सा है, हमारा एसिड है। ठीक है, इससे मतलब लिटमस पेपर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एसिड है और कौन सा बेस है। ठीक है, तो ये बात आपको लिखनी है, जो एसिड होता है वो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और एक बात और, जो एसिड होते हैं ना वो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं,
और जो बेस होते हैं वो टेस्ट में कैसे होते हैं, बिटर होते हैं। जैसे मान लो कर्ड हो गया, कर्ड आप खाते हो आपको कैसा फील आता है, खट्टा खट्टा सा फील आता है ना, सॉल्ट से टेस्ट आता है, तो वो कर्ड आपका क्या है, एसिड है, ठीक है। और बेस का अगर हम एग्जांपल देखें तो बेकिंग सोडा, जो आप केक वगैरह में डालते हो ना बेकिंग सोडा, और या फिर इनो ले लो, इनो को अगर आप ऐसे ही खाओगे तो आपको थोड़ा सा कड़वा टेस्ट आएगा, यानी बिटर टेस्ट आएगा, तो वो आपका क्या है, बेस है। ये भी एक चीज़ है एसिड और बेस को पहचानने का, ठीक है। लेकिन अगर हम कोई केमिकल ले लें उसे तो हम पी के नहीं देख सकते कि कौन सा खट्टा है कौन सा खारा है, ऐसे तो हम नहीं देख सकते ना, तो उसको हम किससे डिटरमाइन करते हैं, लिटमस पेपर से। आपको बात समझ में आ गई कि हम किसी का एसिड और बेसिक बिहेवियर कैसे समझते हैं? अगर आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब हम आगे देखते हैं, ये सब आपने नोट कर लिया, अब आगे देखते हैं हम, ठीक है। अब मैंने बोला कि कोई भी मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। अब जब उसने मेटल ऑक्साइड बना दिया तो उसको हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे। वाटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2O से। इस H2O का मतलब क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। तो हम उसको मेटल ऑक्साइड को किस में डालेंगे, वाटर में डालेंगे। वाटर में डालने के बाद हम देखेंगे उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक है। अब ये हम कैसे देखेंगे, उसमें लिटमस पेपर डाल के हम चेक करेंगे कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। उसके बाद नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या वो नॉन मेटल ऑक्साइड बना रहा है या नहीं बना रहा, हम ये भी देखेंगे। अगर बना रहा है तो हम उसको भी वाटर में डिसॉल्व करके देखेंगे कि उसका नेचर कैसा है, क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। अब हम इसमें पढ़ना है, ठीक है। अब आप इस पे आ जाओ, ठीक है। तो अब मैंने बोला, मैंने यहाँ लिख रखा है, मैं मेटल की बात कर रही हूँ। सबसे पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल की। तो मैंने लिखा है रिएक्शन विद ऑक्सीजन विद मेटल, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटल की बात कर रहे हैं। मेटल आपके कौन कौन से हैं, सभी बोलो मेरे साथ, कौन कौन से हैं, आयरन, ऐसे लिखो, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, और भी बहुत है ना। तो आयरन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Fe से। सिल्वर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ag से। गोल्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Au से। कॉपर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cu से। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनका जो फर्स्ट लेटर है वो कैसा होता है, कैपिटल होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ते हैं आगे, ये हमारे सब मेटल है। अब मैंने एक मेटल ले लिया, कोई भी मेटल ले सकती हूँ मैं मैंने ले लिया आयरन। कौन सा मेटल ले लिया, आयरन ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आपने कूलर देखे होंगे, जब आप नया नया कूलर लाते हो तो बहुत मस्त दिखता है, शाइन मारता है, बिल्कुल, है ना। तो जो चीज़ शाइन मारती है वो हमारी क्या होती है, मेटल होती है। यानी कि जो आपका कूलर है वो किसका बना हुआ है, मेटल का बना हुआ है। और कौन से मेटल का बना हुआ है, वो लोहे का बना हुआ है। और लोहे को हम क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। और आयरन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, Fe होता है। मतलब आयरन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ मैं हिंदी में लिख रही हूँ लोहा, अगर आपको याद है, ठीक है। और लोहे को हम क्या बोलते हैं, आयरन बोलते हैं। आयरन को हम क्या बोलते हैं, Fe बोलते हैं, ठीक है। अब ये बात, आपका कूलर किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है। अब जब 1-2 साल बीत जाते हैं तो आपने देखा होगा, अब वो कूलर आप कहाँ रखते हो, बाहर रखते हो, या तो गली में, बाहर वाला जो रूम है उसकी गली में, बालकनी में लगा रहता है, या फिर बिल्कुल गली में लगा रहता है। इस तरह से आपके कूलर लगे रहते हैं, मतलब बाहर मोस्टली जो कूलर है वो बाहर लगे रहते हैं, ठीक है। अब बाहर से उनको क्या मिल रही है, ये आपका कूलर है, ठीक है। अब आपने इसको रख दिया बाहर जिससे कि हवा ठंडी आ सके, ठीक है। अब आपने इस कूलर को बाहर रख दिया। अब बाहर कहाँ रख दिया, खुली हवा में रख दिया। खुली हवा का मतलब है उसको क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है। मैंने बताया था एयर में क्या प्रेजेंट रहती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है। तो उसको खुली हवा में क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है।
प्लस ऑक्सीजन के साथ साथ सम अमाउंट ऑफ क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है। एयर में थोड़े बहुत अमाउंट में क्या प्रेजेंट रहता है, वाटर प्रेजेंट रहता है। या आप इसको ऐसे देखते हो कि मान लो कूलर रखा है और आपको पता है गर्मियों में कितनी बारिश होती है ना, रेनी सीजन आ जाए तो उसमें तो और भी बारिशें होती है। तो हमें ऑक्सीजन तो वहाँ से मिल रहा है, वाटर हमें कहाँ से मिल रहा है, रेन से मिल रहा है। अब ये सारी चीज़ें इस कूलर की, ये जो इसकी जो बॉडी है ये किसकी बनी हुई है, आयरन की बनी हुई है, यानी कि Fe की बनी हुई है ना। अब ये सारी की सारी चीज़ें हैं कौन कौन सी, ऑक्सीजन एंड वाटर, ये सब किस पे रिएक्ट कर रही है, इस कूलर की बॉडी पर रिएक्ट कर रही है, मतलब कि आयरन पर रिएक्ट कर रही है। तो आपने देखा होगा 1-2 साल बाद आपके कूलर में क्या लग जाती है, जंग लग जाती है, ब्राउन से कलर की जंग लग जाती है। कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की जंग, ब्राउन कलर की होती है ना। वो जंग ही क्या होती है, हमारी रस्टिंग होती है। उस जंग लगने वाले प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। और रस्टिंग किसकी हुई है, आयरन की हुई है, तो हम क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। बात समझ में आई। अब इधर देखो देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है, रस्टिंग ऑफ आयरन। बात समझ में आ गई, मतलब जंग लगना, ठीक है। अब जंग किस में लगेगा, आयरन में लगेगा, लोहे की बॉडी पर लगेगा, कूलर की बॉडी पर लगेगा। कूलर की बॉडी किसकी बनी होती है, लोहे की। और लोहा क्या, लोहे को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Fe से। Fe प्लस उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर अटैक कर रहे हैं, ऑक्सीजन अटैक कर रही है, वाटर अटैक कर रही है। जब ये दोनों इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा Fe2O3। आपको याद रखना है क्या मिलता है हमें, Fe2O3। जब ये कूलर के ऊपर, इस कूलर के ऊपर ये ऑक्सीजन और वाटर जब रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट का मतलब इसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, प्लस लगाने का मतलब क्या है, इसके साथ आयरन के ऊपर जाके अटैक कर रहे हैं, इसके साथ कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। और इस एरो के इधर लिखने का मतलब है ये सब कंबाइन होके हमें क्या दे रहे हैं, ये दे रहे हैं। जैसे आप देखते हो ना, मिल्क लेते हो, मिल्क से आप क्या बनाते हो, कर्ड बनाते हो, तो आप कैसे लिखोगे, आप इस तरह से लिखोगे, मिल्क लिया हमने, उसके अंदर हमने थोड़ा बहुत हमने कर्ड, जब आपकी मम्मा कर्ड जमाती है, दही जमाती है, आपने देखा होगा आपकी मम्मा बिल्कुल इत्तू सा कर्ड लेती है और बहुत गर्म क्या लेती है, मिल्क लेती है। तो उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, कर्ड बनाने के लिए आपने क्या क्या सामान लिया है, मिल्क लिया है, और लिटिल अमाउंट में आपने क्या लिया है, कर्ड लिया है। और जब आप सुबह उठे तो आपको क्या मिला, पूरा का पूरा कर्ड मिला। यानी कि इन दोनों ने मिलकर पूरा का पूरा आपको क्या बना दिया, कर्ड बना दिया। इस तरह से लिखते हो ना, ठीक है। तो यही मैंने ये लिखा है, जब ये सारे कंबाइन होंगे तो हमें क्या मिलेगा, Fe2O3, मतलब हमारी जंग लग जाएगी, जंग लग जाएगी, यानी हम रस्टिंग हो गई, किसकी, आयरन की रस्टिंग हो गई। उस रस्टिंग को हम क्या बोलते हैं, उस रस्टिंग का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, Fe2O3। बात समझ में आ गई, आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे ढंग से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। क्या मतलब होता है रस्टिंग ऑफ आयरन का, रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब है Fe2O3। अब देखो हमने यहाँ क्या लिया है, ऑक्सीजन लिया है। हम क्या पढ़ रहे थे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो क्या हमने यहाँ ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई है, यस कराई है। कूलर को बाहर रख दिया, मस्त उसको ऑक्सीजन मिल रही है ना। तो हमने आयरन की किससे रिएक्शन करवाई है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा दी, और हमें जो प्रोडक्ट मिला उस प्रोडक्ट में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है। जब किसी प्रोडक्ट में ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, कंबाइन की फॉर्म में मिले, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड। जो मैंने यहाँ लिखा था, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। अब इसको इससे कंपेयर करो, क्या लिखा है मैंने, मेटल कौन सा लिया है हमने, आयरन लिया है, तो आप इसकी जगह Fe प्लस ऑक्सीजन लिया है हमने, ठीक है। वाटर भी लिख दो, और हमें क्या मिला है, Fe2O3। तो Fe2O3 हमारा क्या है, मेटल ऑक्साइड। मैंने बताया था ऑक्साइड का मतलब जहाँ ऑक्सीजन ऐड हो जाए। यहाँ प्लस, और ये देखो प्लस का साइन भी लगा रखा है, प्लस का साइन लगा रखा है, मतलब इसके अंदर जाके ऐड हो गई, तो ये कैसी बन गई, मेटल ऑक्साइड। यानी कि जो हमारे मेटल है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। ये आपकी फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। बात समझ में आ गई।
ठीक है, अब हमें ये मिल तो गया। अब हम देखते हैं क्या इसका नेचर एसिडिक है या फिर बेसिक है। आप क्या करो, थोड़े अमाउंट में रस्टिंग ले लो, इसको मतलब कूलर में से थोड़ी सी जंग निकाल लो, चाकू लो, नाइफ लो और उस पे से थोड़ी सी जो उसकी रस्टिंग है उसको उतार लो। उतारने के बाद क्या करोगे, उतारने मत लग जाना, मैं बता रही हूँ आपको ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। एक बीकर लो, ठीक है, उस बीकर में उस रस्टिंग को डाल दो। उस बीकर में हमने क्या कर दिया, रस्टिंग डाल दी। रस्टिंग डालने के बाद उसको वाटर में वाटर ऐड कर दो। वाटर ऐड कर दिया। अब आप देखोगे कि ये जो रस्टिंग है ये वाटर में डिज़ोल्व ही नहीं हो रही, वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो रही। क्या आप ऐसे जंग के जो रस्टिंग होती है उसके टुकड़े कैसे होते हैं, इस तरह से टुकड़े होते हैं बिल्कुल, है ना। तो क्या जब आप उसको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। अब आप क्या करो, उसको शेक करो, अच्छे से शेक करो या फिर गरम करो, तो थोड़े बहुत ये थोड़ा बहुत जो है ना रस्टिंग वो इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। किसके अंदर, वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी। बस थोड़ी बहुत डिज़ोल्व हो जाए, हमारा काम हो गया। जब थोड़ी सी डिज़ोल्व हो गई, हमने उसको फिर से शेक किया। शेक करने के बाद हम लिटमस पेपर लेकर आए। हमें कौन सा, हम दोनों लिटमस पेपर लेकर आए, एक तो रेड कलर का लिटमस पेपर ले आए और एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर लेकर आए। हमने देखा कि जब हमने ब्लू कलर का लिटमस पेपर डाला तो हमें कोई इफेक्ट नहीं मिला, लेकिन जब हमने रेड कलर का लिटमस पेपर डाला तो रेड कलर का लिटमस पेपर किस में चेंज हो गया, ब्लू में चेंज हो गया। सॉरी। अब ये जो बी है, इसका मतलब बी मतलब बेस, यानी कि ये जो रस्टिंग ऑफ आयरन है, मेटल ऑक्साइड जो हमारा है, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब मेटल ऑक्साइड, तो हमारा जो मेटल ऑक्साइड है उसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर है। क्योंकि जब हमने इसका लिटमस टेस्ट किया, हमें रेड लिटमस से ब्लू लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो गया, ब्लू लिटमस पेपर में। इसका मतलब वो हमारा कैसा है, बेसिक नेचर का है। मतलब मैं यहाँ लिख सकती हूँ मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड, एंड इसका जो नेचर है वो कैसा है, बेसिक इन नेचर। समझ में आ गई बात। ये हमारा हो गया मेटल का। अगर हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखें, अगर हम लेते हैं कॉपर को, कॉपर भी हमारा क्या है, एक मेटल है, ठीक है। ठीक है, हमने कॉपर को ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं, डज कॉपर ऑल्सो गेट रस्टेड, मतलब क्या कॉपर में भी जंग लग सकती है। आपने देखा होगा कॉपर के, अगर कोई आपके घर में कोई कंटेनर हो कॉपर का, तो आपने देखा होगा कॉपर यानी कि तांबा जिसको हम बोलते हैं, तांबे का अगर आपके घर पे बर्तन हो तो आपने देखा होगा उसमें ग्रीन कलर की क्या लग जाती है, कोटिंग हो जाती है। मतलब उसकी जो बॉडी है उस पर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है। अब वो ग्रीन कलर की लेयर क्या है, उस ग्रीन कलर की लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, रस्टिंग ऑफ कॉपर। क्योंकि कॉपर क्यों हुई है, इसलिए हम बोलेंगे रस्टिंग ऑफ कॉपर। यहाँ आयरन की रस्टिंग हुई थी इसलिए हमने बोला था रस्टिंग ऑफ आयरन। और ये कौन सी कलर की थी, ब्राउन कलर की थी। मतलब हमें ब्राउन कलर की लेयर मिली थी, कूलर में ब्राउन कलर की लेयर ही चढ़ती है ना, तो वो ब्राउन कलर की थी। लेकिन जब हमने कॉपर की रस्टिंग के बारे में बात की तो उस पर ग्रीन कलर की रस्टिंग हो जाती है, मतलब ग्रीन कलर की लेयर चढ़ जाती है। जब उसके ऊपर ग्रीन कलर की लेयर चढ़ने लग जाए तो समझ जाना आपका जो कॉपर है, आपका जो तांबे का कंटेनर है, वो उस पर क्या लग गई, जंग लग गई, रस्टिंग हो गई उसकी। समझ में आ गई बात। अब ये क्या होता है, ये जो रस्टिंग होती है कॉपर की, किसकी प्रेजेंस में होती है, ये होती है मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्ट एयर की प्रेजेंस में। अब ये मॉइस्ट एयर क्या होता है, मॉइस्ट एयर का मतलब होता है वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। वाटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H2O से, कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से और ऑक्सीजन को O2 से। ठीक है, मतलब जब ये तीनों मिल जाए, ये तीनों फैक्टर हमारे कॉपर पे अटैक करे, किस पे अटैक करे, कॉपर पे अटैक करे, तो हमारे क्या हो जाती है, कॉपर की रस्टिंग हो जाती है। बात समझ में आ गई।
कौन से फैक्टर होने चाहिए? एक तो वाटर होना चाहिए। इसमें क्या था, रस्टिंग ऑफ आयरन में सिर्फ वाटर और ऑक्सीजन से ही हो रही थी, लेकिन कॉपर की रस्टिंग के लिए सिर्फ वाटर एंड ऑक्सीजन ही नेसेसरी नहीं है, बल्कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है रस्टिंग के लिए, प्लस ऑक्सीजन भी जरूरी है। ये तीनों फैक्टर जब कॉपर पे अटैक करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, कॉपर की रस्टिंग, यानी कि ग्रीन कलर की लेयर उस पर चढ़ जाएगी। अब जो रस्टिंग है, यहाँ आयरन में तो रस्टिंग का फॉर्मूला क्या था, Fe2O3, बट अगर हम कॉपर की बात करें तो इसके रस्टिंग का फॉर्मूला क्या आएगा, CuOH का होल ट्वाइस प्लस CuCO3। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रस्टिंग ऑफ कॉपर, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्रीन कोटिंग। अगर आपके पास एग्जाम्पल आ जाए, अगर क्वेश्चन आ जाए कि ग्रीन कोटिंग किसकी वजह से होती है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ग्रीन कोटिंग क्या होती है या क्यों होती है, तो आपका एग्जाम्पल आंसर आएगा कि ये होती है कॉपर हाइड्रोक्साइड के कारण। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, यहाँ नीचे लिख रही हूँ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ग्रीन कोटिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। अब अगर वो पूछ ले कि कॉपर में रस्टिंग किसकी वजह से होती है, तो आप क्या आंसर दोगे, बिकॉज ऑफ द मॉइस्ट एयर विच इज वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द मॉइस्ट एयर, तो भी क्या लिखोगे, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये तीनों फैक्टर है जो मॉइस्ट एयर बनाते हैं, ठीक है। और रस्टिंग पूछ ले तो ये पूरी रिएक्शन लिख देना। समझ में आ गई बात? अब हम इसके नेचर की बात करें। अब हमने देख लिया ये क्या आ गया, मेटल ऑक्साइड आ गया। ये देखो ये ऑक्सीजन है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये भी क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। मेटल ये क्या है हमारी, मेटल प्लस ऑक्सीजन ये रही है ना, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं। अब इस मेटल ऑक्साइड को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया। जब वाटर में डिसॉल्व करके मैंने लिटमस पेपर लेके गई तो मेरा जो रेड लिटमस पेपर था वो किस में चेंज हो गया, ब्लू में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब जो मेटल होती है हमारी कैसी होती है, बेसिक इन नेचर होती है। बात समझ में आ गई? अब हम बात करते हैं नॉन मेटल की, कि नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती है और कैसे मेटल ऑक्साइड बनाती है और उनका नेचर कैसा होता है। तो स्टार्ट करते हैं नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। हम क्या लेंगे, नॉन मेटल लेंगे, नॉन मेटल प्लस क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, ऑक्सीजन यानी कि एयर लेंगे, और हमें क्या मिलेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। फिर हम उसका क्या चेक करेंगे, एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। किससे चेक करेंगे, लिटमस पेपर से। इससे पहले हमने मेटल ऑक्साइड का देख लिया कि जो सारी मेटल है वो रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ क्या देती है, मेटल ऑक्साइड देती है। और जितनी भी मेटल ऑक्साइड होंगी वो सभी क्या होंगी, बेसिक इन नेचर। आपको कोई भी मेटल दे दे, आपको आंख बंद करके क्या लिखना है, वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो मेटल है या फिर नॉन मेटल है, ठीक है। अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड तो देगा, पर इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक होगा या फिर बेसिक होगा, ये हमें चेक करना है। आपको पता है नॉन मेटल क्या होते हैं, प्लास्टिक और ये सब जो है, प्लास्टिक, सल्फर, जिसमें सल्फर भी आता है, या कोई अदर केमिकल्स जो हम ले ले, एलिमेंट ले ले, वो सब क्या है, हमारे नॉन मेटल है ना। तो मैंने क्या ले लिया, सल्फर ले लिया। अब आपको क्या करना है, सल्फर लेना है। एक आती है इस तरह से स्पून होती है, जिसको हम बोलते हैं डीफ्रेगनेटिंग स्पून। क्या बोलते हैं, डीफ्रेगनेटिंग स्पून। उस स्पून को आप लोगे, मतलब इस तरह से होती है, मेटल की होती है वो पूरी, ठीक है। उस स्पून के अंदर आप सल्फर का पाउडर डालोगे। सल्फर होता है ना, वो लैब में किस फॉर्म में अवेलेबल रहता है, वो लैब में अवेलेबल रहता है पाउडर फॉर्म में। जैसा पाउडर दिखता है ना, बिल्कुल वैसा ही होता है। उस पाउडर को आप इस स्पून के अंदर डालोगे, ये आपने पाउडर ऐड करते हो। अब यहाँ बर्नर के पास लेके जाओगे,
ठीक है। बर्नर के पास ले जाने से पहले आप एक कंटेनर तैयार कर लोगे। इस तरह का कोई कंटेनर होगा जिसको हम टम्बलर भी बोलते हैं, वो लोगे और उसके ऊपर क्या लगी रहती है, लिड लगी रहती है, ठीक है। उस लिड में एक इस तरह से होल होता है, उस होल के थ्रू मतलब आप लिड ओपन करोगे, लिड ओपन करने के बाद आप उसके अंदर ये स्पून को ढाल दोगे। अब स्पून का ये जो पीछे वाला पार्ट है ना बहुत पतला होता है, जो कि इससे बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो क्या करोगे, उसके अंदर ये स्पून को ढाल दोगे जब, ठीक है। जैसे ही बर्न करने के बाद की बात कर रही हूँ, बर्न करने के बाद उस स्पून को इस कंटेनर के अंदर, या जिसे हम टम्बलर बोलते हैं, इसके अंदर डाल दोगे। डालने के बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर से एक गैस प्रोड्यूस होगी। इसके अंदर क्यों डाला, क्योंकि जब आप इसको जलाओगे ना, सल्फर को जलाओगे, तो इसके अंदर से वेपर्स निकलेंगे। अब वो वेपर्स किसके होंगे, सल्फर डाइऑक्साइड के, SO2 के। अब ये जो वेपर्स निकले ये एस्केप ना हो, मतलब बाहर जाए ना, इसके लिए जैसे ही हमने फटाफट से, जैसे ही हमने बर्न किया, फटाफट से उस स्पून को इसके अंदर डाल दो। स्पून डालने के बाद वो जो थोड़ी देर वेट करो। थोड़ी देर वेट करने के बाद जब पूरा सल्फर बर्न हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको पूरा निकाल लो। अभी देखो, ये आपने सल्फर लिया है इसके अंदर, ठीक है, पाउडर सल्फर लिया। अब क्या करो, बर्नर के पास ले जाओ। जब आप बर्नर के पास लेके जाओगे तो ये बर्न होने लग जाएगा बिल्कुल थोड़ा सा बर्न होने लग जाए ना, तो इसको हटा लो। हटाने के बाद फटाफट से इसके अंदर, इमिडिएटली इसके अंदर, इस टम्बलर के अंदर डाल दो। डालने के बाद थोड़ी देर वेट करो। आप देखोगे कि वो सल्फर है ना, वो अपने आप बर्न हो रहा है, क्योंकि हमने उसको थोड़ी सी हीट प्रोवाइड कर दी। थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करते ही अपने आप बर्न होने लग गया। इसके अंदर डाला तो इससे जितनी भी गैसेस निकल रही है हमने इसके अंदर डाल दी है। टम्बलर, ये स्पून हमने इसके अंदर डाल दी, ठीक है, स्पून डाल दी। अब ये जो हमारा सल्फर था, ये क्या होने लग गया, वेपराइज होने लग गया। अब क्योंकि ये बंद है, इसकी लिड, इसका ढक्कन बंद है, तो ये जो वेपर्स है ये बाहर नहीं निकल पाएंगी, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, इस स्पून को बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब इसके अंदर सिर्फ क्या रह गया, अब इसके अंदर सिर्फ सल्फर के वेपर्स रह गए। पूरा सल्फर तो ख़त्म हो गया, बट ओनली वेपर्स बच गए। अब इन वेपर्स को क्या करो, आप इसके अंदर थोड़ा सा वाटर ऐड कर दो, क्योंकि हमें तो चेक करना है ना क्या ये वाटर में वो एसिडिक है या बेसिक है। हमें ये तो पता चल गया कि सल्फर है, बर्न किया। बर्न करने का मतलब क्या है, हम उसको क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। बात समझ में आई, बर्न करने का मतलब क्या है, हम उसको क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन दे रहे हैं। तो सल्फर को जिससे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, सल्फर प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या दे रहे हैं, हमें वेपर्स दे रहे हैं। ये बात समझ में आई, सल्फर प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होकर हमें क्या दे रहे हैं, वेपर्स दे रहे हैं या गैस दे रहे हैं। अब ये वेपर्स किसके हैं, ये वेपर्स है SO2 के। ये दोनों क्या हो गए, S कंबाइन हो गया, O2 कंबाइन हो गया, SO2, जिसको हम बोलते हैं सल्फर डाई ऑक्साइड। बात समझ में आई। अब यहाँ ये जो वेपर्स है ये किसके निकल रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के। ये भी वेपर्स किसके हैं, SO2 के हैं। अब हमें चेक करना है क्या ये वाटर में एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है। तो हमने इसको वाटर में डिज़ोल्व किया। वाटर में डिज़ोल्व करने के बाद ये जो गैसेस थी ये लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, मतलब इस तरह से बन गया, अब लिक्विड आ गया। अब क्या किया, जब ये वेपर्स पूरी तरह से इसके अंदर बंद थे, जब वाटर ऐड किया तो ये पूरे लिक्विफाइड हो गए, मतलब इस तरह से हो गया, पूरा पानी पानी सा मिल गया। अब हमें क्या करना है, लिटमस पेपर लेकर आना है। जब हम लिटमस पेपर लेकर गए तो हमने देखा कि इसने ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर दिया, रेड में। अब जो लिटमस पेपर ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दे वो उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। इसका मतलब जो नॉन मेटल होते हैं, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं, नॉट बेसिक। बात समझ में आई। अब इसने जब वाटर के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या प्रोडक्ट बनाया, इसने बनाया H2SO3, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। देखो नाम में ही लिख रहा है एसिड, एक्चुअल में जो नॉन मेटल ऑक्साइड है उनके ऑक्साइड कैसे होते हैं,
एसिडिक होते हैं नेचर में। बात समझ में आ गई? इतनी सी बात थी। तो हमने अभी तक क्या देखा कि मेटल के ऑक्साइड तो बेसिक होते हैं नेचर में, एंड नॉन मेटल या थर्ड प्रॉपर्टी, ये सब केमिकल प्रॉपर्टी लिख रही हूँ मैं, नॉन मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गिव नॉन मेटल ऑक्साइड, एंड फोर्थ पॉइंट लिखो, ऑल नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। समझ में आ गई बात? तो ये आपका था रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब हम आगे देखते हैं रिएक्टिविटी। हम इसकी रिएक्टिविटी देखते हैं कि कौन सबसे जल्दी रिएक्ट करता है और कौन ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन लेस रिएक्टिव है। मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। अब हम इसको देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर, कि ये वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल। हमें देखना है हाउ द मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड हाउ द नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ मेटल प्लस वाटर। वाटर को हम लिख सकते हैं H2O। ठीक है, गिव्स क्या देंगे ये हमें, है ना, और नॉन मेटल प्लस वाटर, ये हमें क्या देंगे, ये हमें देंगे मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ये हमें देंगे नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड। अब हमें देखना है कि ये कितना रिएक्ट करता है वाटर, ये कितना रिएक्टिव है वाटर के साथ, और नॉन मेटल कितने रिएक्टिव है वाटर के साथ, ये चीज़ हमें देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ ये जो सोडियम है इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम। ये जो सोडियम है ये कैसा है, हमारा मेटल है। और यहाँ पर मैंने फॉस्फोरस लिया है, फॉस्फोरस को हम रिप्रेजेंट करते हैं P से। ठीक है, ये जो P है हमारा ये कैसा है, नॉन मेटल है। अब हम इन दोनों एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। सबसे पहले हम सोडियम की बात करें, यानी कि हम मेटल की बात करें, तो जो सोडियम होता है ना, मैंने आपको एक्सेप्शनल केस बताया था, एक तो मरकरी बताया था और एक सोडियम बताया था। मैंने आपको बोला था जो मरकरी होती है वो रूम टेम्परेचर पर कैसी होती है, लिक्विड होती है और मेटल भी होती है, बल्कि हम बोल रहे थे मेटल हार्ड होती है, बट ये एक्सेप्शनल केस था। और एक मैंने और आपको एक्सेप्शनल केस बताया था सोडियम, जो कि मैंने बोला था सॉफ्ट होता है नेचर में और फिर भी वो कैसा है, मेटल है। सोडियम सॉफ्ट होता है तो हम इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। ये दोनों एक्सेप्शनल केस मैंने आपको बताए थे। ठीक है, तो अब हम यहाँ उसी सोडियम की बात कर रहे हैं। तो सोडियम अगर आप ले रहे हो, आपको क्या करना है, सोडियम पीसेस लेने हैं। ठीक है, सोडियम पीसेस लेके उसको नाइफ से कट करना। जो सोडियम पीसेस होते हैं ना, इतने बड़े सारे पीसेस होते हैं, उनको यूँ स्मॉल स्मॉल कट कर सकते हैं हम नाइफ से। ठीक है, जब हम स्मॉल कट कर लिया, उसको क्या लेना है, इसको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना। आप हाथ लगाओगे ना आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, इतने रिएक्टिव होते हैं ये। आप इसको क्या करो, किसी भी फिल्टर पेपर पर या किसी कॉटन पर लो इसको। जब आप कॉटन पे लोगे, गीले होते हैं। गीले क्यों होते हैं, क्योंकि इनको कैरोसिन में रखते हैं, कैरोसिन में, पेट्रोल में रखते हैं इनको, कैरोसिन में रखते हैं इनको। ठीक है, कैरोसिन में क्यों रखते हैं हम देखेंगे अभी आगे। ठीक है, आप ये पीस ले लो। अब इसको कॉटन से क्या करो, ड्राई कर लो, क्योंकि गीले होते हैं तो इनको ड्राई करना पड़ेगा। तो इन सोडियम पीसेस को आप क्या करो, कॉटन में लो। कॉटन में लेने के बाद उसको ड्राई करो। ड्राई करने के बाद क्या करना है आपको, ड्राई करने के बाद आपको इसको हीट करना है ऑक्सीजन से। ठीक है, कंटेनर में डाल दो इसको और ऑक्सीजन से हीट मत करो। कंटेनर लिया, उसके अंदर सोडियम डाल दो प्लस इसके अंदर वाटर ऐड कर दो। ठीक है, जब आप वाटर ऐड करोगे ना,
तब आप देखोगे ऐड करते टाइम बिल्कुल आपको दूर रहना है, बहुत दूर रहना है और इसके अंदर वाटर ऐड करो। जैसे ही आप वाटर ऐड करते जाओगे आप देखोगे इसके अंदर से बर्निंग निकल रही है, मतलब आग निकल रही है, या फिर इसका जो बीकर होगा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, इतना रिएक्टिव होता है। अब ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया बीकर या फिर इसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकल रही है, इसका मतलब क्या है कि जो सोडियम है वो वाटर के अंदर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो मेटल है वो वाटर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, इसीलिए और ऑक्सीजन में भी बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। ऑक्सीजन का मतलब अगर मैं सोडियम को यूं ही खुला छोड़ दूं तो सोडियम क्या होगा, जलने लग जाएगा, अपने आप उसमें से आग निकलने लग जाएगी। इसलिए मैंने आपको बोला है आपको इसको हाथ नहीं लगाना, जैसे ही आप हाथ लगाओगे आपका हाथ जल जाएगा। अगर आप इसको केरोसिन से बाहर निकाल के यूं ही रख दोगे ना बाहर, तो वो सोडियम क्या होगा, आपका जलने लग जाएगा, उसमें से आग निकलने लग जाएगी। तो इसीलिए हम इसको केरोसिन में प्लेस करते हैं, क्योंकि वाटर में तो प्लेस कर नहीं सकते, क्योंकि जैसे वाटर में प्लेस करेंगे तब भी वो हीट देगा, और जैसे हम ऑक्सीजन में रखेंगे, एयर में रखेंगे तो भी वो ऑक्सीजन देगा, मतलब क्या देगा, बर्निंग देगा, मतलब जल उठेगा। तो इससे बचने के लिए हम उसको किस में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि जो मेटल होती है हमारी वाटर में बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है। यही बात मैंने यहाँ लिखी है, पढ़ के देखो इसको क्या लिखा है। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव, इट रिएक्ट विग्रियसली विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है, एंड वाटर, वाटर के साथ भी सबसे ज़्यादा रिएक्ट करता है। अ लॉट ऑफ हीट जनरेटेड इन द रिएक्शन, जब हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो बहुत सारी हीट निकलती है। हीट निकलने का मतलब बर्निंग्स निकलती है, मतलब आग लग जाती है इन द रिएक्शन। सो इसके लिए हम इसको केरोसिन में स्टोर कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन ये आ सकता है, वाई द सोडियम इज प्लेस्ड इन द केरोसिन, तो आप आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज इट विग्रियसली रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड वाटर, सो वी विल प्लेस द सोडियम इन दी केरोसिन। ठीक है, आप ये आंसर लिखोगे। और अगर आपसे पूछ ले कि बताओ कि जो मेटल है हमारा वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है और इसकी रिएक्टिविटी कितनी होती है, तो आप यही एग्जाम्पल लिख सकते हो। बात समझ में आई। अब देखो ये तो हो गया हमारा सोडियम के बारे में। अगर हम नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल में मैंने क्या लिया है, फॉस्फोरस लिया है। फॉस्फोरस लिया है तो ये फॉस्फोरस इतना रिएक्टिव होता है कि ये एयर से रिएक्ट कर लेता है। मतलब फॉस्फोरस को हम अगर खुला छोड़ेंगे, एक्सपोज्ड करेंगे एयर में, मतलब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन में खुला छोड़ देंगे, एयर में खुला छोड़ देंगे, तो ये आग पकड़ लेगा, इट कैच फायर, मतलब इतना ज़्यादा ये रिएक्टिव होता है कि ये फायर को कैच कर लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन और एयर। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको वाटर में प्लेस करते हैं। अब ये सोचो वाटर में प्लेस क्यों किया, वाटर में प्लेस इसलिए किया क्योंकि फॉस्फोरस है वो हमारा नॉन मेटल है, और नॉन मेटल वाटर में रिएक्ट नहीं करती। वो नॉन मेटल में कैसी होती है, वो अनरिएक्टिव होती है। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल है डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वाटर में रिएक्ट नहीं करती। इसलिए तो हमने फॉस्फोरस को किस में प्लेस किया है, वाटर में प्लेस किया है, क्योंकि हम उसको खुला छोड़ देंगे तो वो फायर को कैच कर लेगा। इससे बचने के लिए हम उसको वाटर में प्लेस करते हैं, और क्योंकि नॉन मेटल है वो वाटर में नॉन रिएक्टिव है तो वो कोई भी फायर को कैच नहीं कर पाएगा। बल्कि यहाँ हम जब सोडियम को वाटर में प्लेस कर रहे थे वो क्या कर रहा था, फायर को कैच कर रहा था, और इसलिए हमने उसको किस में रखा था, केरोसिन में रखा था। बल्कि यहाँ उल्टा हो रहा है, यहाँ हम किस में प्लेस कर रहे हैं, वाटर में प्लेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब नॉन मेटल हमारी कैसी होती है, वाटर में नॉन रिएक्टिव होती है। दे मे बी रिएक्टिव इन एयर, अब वो एयर में रिएक्ट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। जरूरी नहीं है कि सारी की सारी नॉन मेटल एयर में एक्सपोज करने पर फायर को कैच करती है। ठीक है, कुछ मेटल ऐसी है जो फायर कैच करती है, कुछ नॉन मेटल ऐसी है जो फायर को कैच करती है, कुछ नॉन मेटल ऐसी है जो फायर को कैच नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस, क्योंकि अगर हम इसको एयर में रखेंगे तो ये फायर को कैच कर लेगा। ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी नॉन मेटल फायर को कैच करे एयर में। बात समझ में आ गई। तो नॉन मेटल प्लस वाटर के साथ हमें क्या मिलता है, नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, ये आपका था रिएक्टिविटी विथ वाटर। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जितनी भी नॉन मेटल होती है, ऑल नॉन मेटल आर नॉन रिएक्टिव इन वाटर। एंड हमने मेटल के केस में क्या सीखा,
हमने ये सीखा, यहाँ ऐसा करो 1 2 3 नंबरिंग दे दो, 1 2 3 और इधर 3 नंबरिंग दो। यहाँ लिखो ऑल मेटल आर वेरी रिएक्टिव इन वाटर। ठीक है, ये आपके साथ साथ में क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। अगर आपसे पूछ ले केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर, केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ बताओ, तो आप इस तरह से लिख सकते हो। अभी इसके आगे और भी पढ़ेंगे हम। कौन कौन सी रह गई हमारी, रिएक्शन विद एसिड रह गया, रिएक्शन विद बेस रह गया। हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके आगे की जो केमिकल प्रॉपर्टी है ना, हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी इतना ही हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है वो सब यहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपसे कोई पूछ ले मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप इजीली बता सकते हो कि लस्ट्रस होते हैं, सोनरस होते हैं, डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं, हार्ड इन नेचर होते हैं। इसमें मेटल के, अगर आपसे पूछ ले मेटल के एक्सेप्शनल केस क्या है, तो आप क्या लिखोगे, मरकरी एंड सोडियम एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, और आपसे पूछ ले नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो आप क्या लिखोगे कि लस्ट्रस नहीं होते, मतलब शाइनी नहीं होते, मेलेबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं लेते, मतलब उसका सारा अपोजिट लिख दोगे मेटल का। अगर आपसे पूछ ले कोई केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, तो ये सब लिखोगे। अभी और करेंगे हम आगे केमिकल प्रॉपर्टी, तो आप उन सबको भी लिखोगे। ठीक है, अगर आपको पूछ ले रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है, तो आप जो मैंने आपकी वो पूरी रिएक्शन लिखी थी उसको पूरा एक्सप्लेन करोगे। पूछ ले नॉन मेटल की रस्टिंग कैसे होती है, नॉन मेटल में रस्टिंग होती है या नहीं होती, उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, और उनका नेचर कैसा होता है। तो ये सब क्वेश्चन है, ये सब आपके क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में। अब हम आगे का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।